आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। देखिए डीएनए के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी समझ लो। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए आपकी ज़िंदगी में बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी, समझते हैं बात को। अगर आपका डीएनए बाय चांस किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे म्यूटेशन, मैंने कल भी आपको बताया था, उत्परिवर्तन की वजह से। उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए परिभाषा समझ लेते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है, ये आप बायोलॉजी में कई बार यूज करेंगे। उत्परिवर्तन का मतलब किसी जीव के जीन में हुआ अचानक परिवर्तन। किसी जीव के जीन में हुआ अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए, कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो गए जो अजीबोगरीब, मतलब ना वो आदमी जैसे हैं, जिनको हमारे यहाँ राक्षस के नाम से जाना जाता है, हम उसे कहते हैं राक्षस पैदा हुए। नहीं, राक्षस नहीं है, वो उत्परिवर्तन का शिकार हुआ। उत्परिवर्तन किसकी वजह से होता है? तो रासायनिक और भौतिक दोनों हो सकता है। रासायनिक का मतलब हो सकता है कि उसकी माता या उसके शरीर में किसी विटामिन, हार्मोन्स या किसी एंजाइम, समझ रहे हैं, की पूर्ति ना हुई हो, जिसकी वजह से वो हो सकता है। दूसरा भौतिक कारण, समझ रहे हैं, जिस जगह पे वो रह रहा होगा, हो सकता है वहां पे किसी चीज की पूर्ति नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से वो एक नए जीव के रूप में क्या करें, उभर के या पैदा हुआ है। ठीक है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके डीएनए में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा। क्या परिवर्तन होते हैं डीएनए में, हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो डीएनए के बारे में पहले समझते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्ल बर्ग ने। किसने देखा था? कार्ल बर्ग ने। लेकिन उसका मॉडल, उन्होंने इसे अनदेखा समझा। उन्होंने समझा कि ये यूं ही कुछ ऐसा ही है। जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं, बाद में वो छोटे छोटे जख्म नासूर बन जाते हैं, है कि नहीं, फिर कैंसर बन के उभरता है। छोटी छोटी चीज़ों को हमने ना अनदेखा कर देते हैं भाई कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। हमारा तो मजबूत कर जाता है, उंगलियाँ मजबूत कर जाती, तब हम लोग मिट्टी उट्टी लगा के जब व्यवस्था करके, हम लोग खुद सर्जन है कि नहीं। जानते हैं ना, एक मुट्ठी अगर आप उठाते हैं मिट्टी, तो उसमें करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जितना कटने से प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना लगाने से होगी। लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती बंद कर देते, खून बंद, बस अब ठीक हो गया। अब है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पर स्पिरिट वगैरह गिराइए। चलिए बात करते हैं हम डीएनए की। तो समझ में आ गया डीएनए की खोज किसने की थी? कार्ल बर्ग ने की थी। उसका डिजाइन, उसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ये आपके एग्जाम में पूछने वाला है कि डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। नॉर्मली आप समझेंगे कि ज्यादातर आप यूज करेंगे, अगर किसी ऑप्शन में ये आ जाता है कि डीएनए की खोज किसने किया है, अगर उस ऑप्शन में कहीं पर भी कार्ल बर्ग का नाम होगा तो आप कार्ल बर्ग पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे किस पे जाएंगे? वाटसन और क्रिक पे जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर दोनों दिया है तब आप किस पे जाएंगे? तब आप कार्ल बर्ग पे जाएंगे, क्योंकि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, उसके बारे में खोजा नहीं था। उसे सबसे पहले किसने खोजा था? तो कार्ल बर्ग ने खोजा था। समझ गए बात को? आगे बात कर लेते हैं। मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित। द्विकुंडलित का मतलब दो कुंडलियों, दो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, ये देखिए द्विकुंडली ना, एक कुंडली फिर दो कुंडली। जबकि आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए क्या होता है? एक कुंडली होता है, उसमें केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? वो एक दोहरी संरचना नहीं होती, वो बस केवल एक साइड से। अगर एक साइड से हो गई तो वो क्या है? आरएनए, और द्विकुंडलित हो गई तो वो क्या हो गया? डीएनए। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए याद रखेंगे, नॉर्मली आप जब आपका जो सिलेबस है उसमें केवल आपको न्यूक्लियस बताया जाएगा, केंद्रक की बात की जाएगी कि किसी भी कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। हर कोशिका के, आपने जब कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जब कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपने न्यूक्लियस जरूर पढ़ा होगा, केंद्र जरूर पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा डीएनए पाया जाता है। क्रोमैटिन धागे, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि डीएनए से गुणसूत्र कैसे जुड़ा है और गुणसूत्र से जीन कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। केंद्रक में पाया जाता है। सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। दूसरा ऑप्शन अगर कभी पूछ दे, अगर केंद्रक को छोड़ के पूछा जाए तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। आप जानते हैं हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी, जिसे उन्होंने क्या कहा था कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब कभी आपको आपके शरीर को या आपकी शरीर की कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो उसे एनर्जी कौन देता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया देती है। जब आप भोजन नहीं कर पाते तब, समझ रहे हैं? ऐसी कैटेगरी में या ऐसी अवस्था में जब आपको भोजन, जैसे मान लेते हैं आप व्रत हो, ठीक है, व्रत से ज़्यादा जब मम्मी से गुस्सा होता है ना, आज खाना तो एकदम छूना नहीं, देखना नहीं, खाने की बात ही छोड़ दो, आज कट के मर जाना है। फिर जब भैया शादी वाली बात आती है, नहीं भाई शादी के बाद मरना है, मरेंगे, तो प्लान तो चेंज होते रहते हैं। फिलहाल समझते हैं बात को, है कि नहीं? तो क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है? पावर हाउस का काम करती है। जब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रह जाती है, या यूँ कहें कि जैसे आप लोग नहीं करते हैं, खास करके स्पेशली लड़कियाँ पैसा वो बचा के रख लेते हैं। आप लोग पैसा जितना बचा के रखते हो, हम लोग उतना शायद बचा के रखे। आप नहीं बचा के रख लेते हो भाई, आपका अगली बार का रक्षाबंधन का पैसा पूछोगे तो बहन कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा। हम लोग का थोड़ा खुजली काटती है कि नहीं? वो क्या है, तो वो रिजर्व करके रखने का काम, उसे बचा के रखने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। आप जो भोजन करते हैं उस भोजन में से वो कुछ बचा के रख लेती है, समझ रहे हैं? वो क्या करती है, उसको बचा के रखती है और फिर समय समय पर उसे क्या करती रहती है? देती रहती है। तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और दूसरी चीज़ क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में फ़र्क होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? देखिए आपसे जब पूछा जाता है कि पत्ती में पत्ती हरी क्यों होती है, आप कहते हैं क्लोरोफिल के कारण। पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन आपने ये कभी जाना कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे पत्ती में। नहीं, पत्ती में कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पत्ती में एक क्या होती है? संरचना, धब्बे की जैसी संरचना होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। समझना क्या? कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जैसे भाई किसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है कि नहीं? तो याद रखेंगे कि जो डीएनए होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और केंद्रक में भी होगा। अगर वो पादप कोशिका है तो प्लास्टिड बोले तो लवक या क्लोरोप्लास्ट में भी वो होगा। समझ रहे हैं? आगे हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से इसके बारे में कि कैसे डीएनए से कैसे जीन की उत्पत्ति होती है, कैसे गुणसूत्र की, है ना? देखिए हम वाटसन और क्रिक ने बताया कि ये क्या होती है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है? एक द्विकुंडली संरचना होती है। अब ये फिगर आपका गुणसूत्र का है। ये किसका फिगर है? गुणसूत्र का। अब देखिए अगर गुणसूत्र को काटा जाए, गुणसूत्र को किसी भी एंगल से, यहाँ से काटा जाए, यहाँ से काटा जाए, यहाँ से कहीं से भी काटा जाए, जब काटेंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी जो वो पहले वाली वो जो टिप टॉप वाली पेन आती थी, अब उसको हल्का सा खींचते थे, जो इसके अंदर स्प्रिंग रहती थी उसको खींचते थे ना, तो ऐसी संरचना बनती थी ना। इसको आप हल्का सा खींचेंगे, जब गुणसूत्र को हल्का सा खींचा जाएगा, अब वो किस संरचना में होगा? द्विकुंडलित हो गया। तो द्विकुंडलित जो होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डीएनए। तो आप कहेंगे कि जब गुणसूत्र को हल्का सा खींचेंगे तो किसका निर्माण हो गया? डीएनए का। और हम कहाँ मानने वाले? हम स्प्रिंग को जब तक पोस्टमार्टम ना कर दें पूरा खींच देते हैं ना। तो जब आप क्या करेंगे? गुणसूत्र को हल्का सा खींचेंगे तो डीएनए का निर्माण होगा, और ज्यादा खींच देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? है ना, जीन का निर्माण हो जाएगा। किसका? जीन का। देखिए अब एक वर्ड याद करिए, गुणसूत्र किसका निर्माण करता है? डीएनए का। डीएनए किसका निर्माण करता है? और जीन मिलके किसका निर्माण करता है? और डीएनए मिलके किसका निर्माण करता है? मतलब बाप बेटा है, बेटा बाप है, बाप ही बेटा है और बेटा भी बाप है। समझ रहे हो? मतलब एक तरह से समझिए, गुणसूत्र को खींचा जाए, गुणसूत्र से डीएनए की उत्पत्ति होती है और डीएनए से जीन की। लेकिन जीन जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है? अब देखो स्प्रिंग लिया है, एक स्प्रिंग है, इसको हमने खींच दिया, क्या बन गया? डीएनए। और खींच दिया, क्या बन गया? जीन। सिकोड़ दिया, क्या बन गया? डीएनए। और कर दिया तो क्या, है ना, मतलब सिकोड़ दिया तो जीन हो गया, और सिकोड़ दिया तो क्या बन गया? डीएनए। और ज्यादा सिकोड़ दिया, बंद कर दिया तो क्या बन गया? गुणसूत्र। समझ गए बात को ना? तो ये समझिए कि जब किसी गुणसूत्र को आप काटेंगे तो उसे हल्का सा खींचेंगे तो डीएनए की उत्पत्ति होती है, और ज्यादा खींच देंगे तो किसकी उत्पत्ति होगी? जीन की। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? जानेंगे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है टोटल 46। कितनी होती है? 46। जोड़ों की बात कर लें तो 23 जोड़ी। इसमें जब हमने पढ़ा था, लिंग निर्धारण पढ़ा था, तो हमने जाना था कि मनुष्यों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, उनमें कोई बदलाव नहीं होते, बल्कि जो लास्ट का एक जोड़ी होता है वही लिंग निर्धारण का काम करता है। आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो मेल होगी या फीमेल होगी, इसका डिसाइड कौन करता है? इसका डिसीजन कौन लेता है? लास्ट के जो गुणसूत्र होते हैं, लास्ट के जो क्रोमोसोम होते हैं वो।
समझ रहे बात को? तो मनुष्यों में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ों की बात करें तो कितने? 23। अगर ये पूछा जाए ऑटोसोम्स कितने होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो ऑटोसोम्स टोटल होते हैं 22 बोले तो 22, और सेक्स वाले की बात कर ले, सेक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण, सेक्स का मतलब लिंग, लिंग निर्धारण करने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो कितने? वैसे कहेंगे 2, लेकिन जोड़ी की बात करेंगे तो 1। समझ गए बात को? देखिए अगर गुणसूत्र आपका एक इधर उधर हो गया, समझ रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है, अगर टोटल 46 है, अगर एक कम हो गया तो प्रॉब्लम, एक ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम। ज्यादा हो गया सींग वगैरह निकल जाएंगे, पूंछें निकल जाएंगी, बढ़िया करके जींस में एक तो पॉकेट आएगा खाली पूंछ छुपाने के लिए, अलग अलग व्यवस्था देनी पड़ेगी भाई, तब अलग अलग डिजाइन आएंगे, है कि नहीं? तब ये उठा के चलने वाला अलग रख लेंगे, सब ना सब व्यवस्था होगी, इन लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, है कि नहीं? ये तो एडजस्ट कर लेंगे, उठा कुल चलते एडजस्ट कर लेंगे, वहीं नीचे में पूछे कौन दिख रहा है, मेंटेन तो हम लोग को करना है कि नहीं? समझते हैं बात को भाई, कहाँ हम लोग कहाँ छिपाएंगे पूछ, है कि नहीं? पॉकेट वो नहीं उतना बड़ा, फिलहाल समझते हैं बात को। तो गुणसूत्र याद रखेंगे, एक पॉइंट याद रखिए कि गुणसूत्र, एक चीज याद रखेंगे, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं हर कोशिका के अंदर है। ध्यान में फिट करो कि जो डीएनए, ऐसा नहीं कि डीएनए किसी स्पेशली किसी भाग में, किसी विशेष भाग में पाया जाता, नहीं, डीएनए आपके शरीर में, आपका शरीर करोड़ों कोशिका से बना, तो हर कोशिका के अंदर आपका डीएनए है। किसी जैसे बाल उखाड़ दिया, इसमें भी कुछ कोशिका है, उसमें भी आपका डीएनए है। समझ रहे हैं? आंसू रोते हैं ना, उसमें भी क्या है? आपका डीएनए। आप थूक देते हैं, है ना, तो आपके थूक में भी क्या है? डीएनए है। समझ रहे हैं? कुछ भी एनीथिंग, यहाँ स्क्रीन पे अगर आपको जो रेपिस्ट होते हैं उनको कैसे पकड़ा जाता है कि जरा सा उसके जो लड़की होगी उसके नाखून में कहीं ना कहीं तो बेटा का मुंह हिलना चाहिए भाई, किया होगा, है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा, तो वो नाखून से, उसके सेल से भी पता कर सकते हैं, ब्लड से पता कर सकते हैं कि कौन था, तो वो डीएनए का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपके हर सेल, आपके जितना भी आपका जितनी भी कोशिका है, हर कोशिका में आपका डीएनए पाया जाता है। याद रखेंगे, एक सवाल है जो पूछा जाता है हमेशा कि पहलवान का लड़का पहलवान क्यों नहीं होता, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर क्यों नहीं होता, मास्टर का लड़का मास्टर क्यों नहीं होता, है कि नहीं? आप सोचेंगे कि भाई कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, हमारा बेटा पैदा होगा वो अपनी किताब लेके पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं, है कि नहीं? होता क्या, देखिए जो आप पढ़ते हो, है कि नहीं, हंसने की बातें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए जो आप पढ़ते हैं वो आपके मस्तिष्क में फीड होता है, ना कि आपकी कोशिका में। अगर वो आपकी कोशिका में फीड हो जाए, जो जानकारियां, जैसे आपने पढ़ा, आप 12th पढ़ रहे हो, तो इसके बाद अगर आपकी ये सारी जानकारियां आपकी कोशिका में चली जाएं, आपके डीएनए में चली जाएं, तो जो आपका बच्चा होगा, जो आपकी पीढ़ी होगी, नई पीढ़ी, जो चाचा होंगे, भाई साहब जो होंगे, वो क्या होंगे? जाहिर सी बात है वो क्या होंगे कि जितना आपने पढ़ा है उसके अगले चैप्टर वो अगले दिन आएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो अगर आपने 13 पार्ट पढ़ के आप चले गए, तो वो आगे अगर सही 14वां पार्ट पढ़ाइए, क्योंकि वो 13 पहले से जानता रहेगा, क्योंकि उसने पढ़ा, क्योंकि उसके डीएनए में वो सारी जानकारियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है कि जो आप पढ़ते हैं, जो जानकारियां आप पढ़ते हैं, वो आपके मस्तिष्क में होती है, ना कि आपकी सेल में। अगर ये सारी जानकारियां आपकी सेल में चली जाएं, आपकी कोशिका में चली जाएं, तो आने वाली संतान उतनी तेज होगी, जहां से आपने पढ़ना, जहां से आपके खत्म हुआ था, वहां से उसका क्या होगा? शुरू होगा। समझ रहे? तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, तो बाबा को मजबूती से मार मार के पढ़ा देंगे, पोता अपने आप टैलेंटेड होगा, है कि नहीं होगा? तो तब क्या करेंगे हम? जो पिछली पीढ़ियां होंगी वो ज़्यादा परेशान होंगे, वो बेचारे बहुत प्रताड़ित होंगे, हम लोग एकदम रिलैक्स में रहेंगे, बाबा कुछ पढ़े रहेंगे, हम लोग एकदम मौज से जाएंगे, डायरेक्ट अस्पताल खोलेंगे, आओ दवा लो, है कि नहीं? अच्छा ये सोचो, जिसके बाबा रोगी रहे होंगे वो क्या होगा, है कि नहीं? जिसके पापा मजदूर रहेंगे वो पैदा होते बेचारा लेके आया होगा फावड़ा ओड़ा, है कि नहीं? वो भी तो सबके भाई, सबकी वही बातें हैं। वो ऐसा थोड़े कि जो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, तो मास्टर का लड़का मास्टर, तो जो ऑटो चला रहा है उसका लड़का ऑटो, अपना ऑटो लेके आएगा बेचारा, है कि नहीं? चलिए बात करते हैं हम आगे, डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए की, देखिए गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए का हमने बता ही दिया कि डीएनए की खोज किसने की थी? कार्ल बर्ग ने की थी। और इसका मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। संख्या प्रत्येक कोशिका में क्या होती है? देखिए प्रत्येक कोशिका में इसका पाया जाता है। कहने का मतलब है जो डीएनए होता है वो हर जीव के प्रत्येक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं जीन के बारे में। जीन क्या होता है? जीन एक लंच बॉक्स के जैसा, एक टिफिन बॉक्स के जैसी संरचना होती है जिसमें आपके शरीर की सारी जानकारियां समाहित रहती हैं। यहां हमने देखा ना भाई, डीएनए गुणसूत्र क्या बना? डीएनए क्या बना? जीन,
है ना। तो ये जीन क्या है, एक लंच बॉक्स के जैसी संरचना है जिसमें आपके सारे लक्षण कोड में, कोड जानते हैं ना मोबाइल का पासवर्ड जैसे लगाते हैं, वैसे आपका भी अपना एक पासवर्ड है। आपको भी दुनिया में उसी पासवर्ड से जाना जाता है। जैसे गाय वगैरह को देखते हैं ना, कान में लगाया जाता है, डॉक्टर साहब आते हैं लगा के जाते हैं, वो क्या है, वो उनका कोड है। डॉक्टर आएंगे तो बता देंगे, भैया लिख के लेके जाएंगे, जो भी किया डॉक्टर ने गाय के साथ वो लिख के लेके जाएंगे, धड़ाक से कहेंगे भैया ये ठीक है, हमने गाय के साथ ये किया है ना, पोस्टमार्टम किया, इंजेक्शन लगाया है कि नहीं, दवा दिया है ना, उसे खुजली थी, उसे किलनी थी, जो कुछ भी किया वो नोटिस करके जाते हैं, वही नंबर लिख के जाते हैं। वरना ऐसा पता चला कि भाई गाय गांव में सभी गाय, कई गाय काली हैं, तो पता चला डॉक्टर आज इसको सुई लगा के कल बांधने को, अरे डॉक्टर मेरी ठिकाई नहीं रही है, दूसर की बांध देंगे। तो एक गाय के ऊपर आप कितनी गाय चेक करवा लोगे, डॉक्टर परेशान हो जाएगा, यार पता नहीं कौन दवाई दे रहा हूँ, ठीक है नहीं हो रहा, उसको अपनी काबिलियत पे शक होने लगेगा, है ना। तो उसका कोड होता है, वैसे आपका भी अपना एक कोड होता है। जब आप आनुवांशिक कोड पढ़ेंगे, आनुवांशिक कोड आप पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो समझते हैं, तो जीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जोहानसन ने बताया था। किसने बताया था, जोहानसन ने बताया था। याद करेंगे, देखिए यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा और डीएनए के बारे में गहराई से, क्योंकि डीएनए के बारे में ही हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो डीएनए जिससे मिलकर बना हुआ होता है, ये संरचना, ये जो दोहरी संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जहां पे ये संरचना जुड़ी हुई होती है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन याद रखेंगे एक प्रकार का प्रोटीन है, जहां पे ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, वहां पे कौन सा प्रोटीन, वहां पे क्या पाया जाता है, तो वहां पे क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो जीन के बारे में समझ गए। जीन आनुवांशिक लक्षणों को अपने अंदर समाहित करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। हालांकि देखिए जीन कहाँ रहता है, डीएनए में, और डीएनए कहाँ रहता है, गुणसूत्र में। अब गुणसूत्र से डीएनए का निर्माण, डीएनए से किसका निर्माण, जीन का। जीन किसका निर्माण करता है, डीएनए का, और डीएनए का निर्माण कौन करता है ना। मतलब समझ लीजिए बात को, एकदम लाइटली इसको समझिए, बहुत आसान है, बहुत टफ भी है। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में थोड़ा सा, इसकी संरचना कैसी होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर डीएनए बना होता है। नॉर्मली डीएनए दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। सुगर दो तरीके से, आप जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए होता है इसमें कौन सा सुगर पाया जाता है, डीऑक्सी, और जो आरएनए होता है इसमें कौन सा सुगर पाया जाता है, राइबोज। मेन पॉइंट यहां आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार में कितनी चीजें पाई जाती हैं, दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन। प्यूरिन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक का मतलब होता है एडेनिन और जी का मतलब होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। और यहाँ सी का होता है बाबू साइटोसिन, सी का क्या होता है, साइटोसिन, और टी का क्या होता है, थायमिन। देखिए याद रखेंगे कि नाइट्रोजन क्षार के ना दो भाग होते हैं। नाइट्रोजन क्षार किससे किससे मिलकर बना होता है, तो प्यूरिन और पिरामिडिन से। प्यूरिन में क्या क्या चीजें आती हैं, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, जबकि पिरामिडिन में क्या आता है, साइटोसिन और थायमिन आता है। अगर इसी थायमिन को आरएनए की बात कर दें, अगर आरएनए को देखा जाए, देखिए अगर पिरामिडिन में साइटोसिन और थायमिन है तो वो डीएनए है, लेकिन अगर यही थायमिन की जगह पे क्या हो गया, यूरेसिल हो गया, तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बदलता क्या है, पूछा जाता है कि आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। याद रखिए, थोड़ा सा पॉइंट और याद रखिए, ये वाला स्ट्रक्चर याद करिए। देखिए ये जुड़े कैसे रहते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। देखिए एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ। एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ, वो भी डबल बॉन्ड से। जबकि ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है, वो भी कितने बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। समझ रहे हैं बात को, ये याद रखिएगा कि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये चीज तो आ गई। देखिए कभी कभार क्या आ जाता है, आपसे पूछ लेगा एजी, ठीक है, एजी वो वाला एजी नहीं, ठीक है, ये वाला एजी। एडेनिन, ग्वानिन, फिर थायमिन, साइटोसिन, ठीक है।
भाई ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, दुनिया का सबसे खतरनाक, यही तो लेके भैया परेशान है, प्रताड़ित है जीव, है ना। AG, मैं नाम जल्दी से बोल रहा हूँ, जल्दी भी बोलूँगा वही आएगा, है ना। AG मतलब एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। फिर पूछेगा इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या संरचना बनाइए, इसके बाद क्या आएगा, तो याद करिएगा इनका एक, है ना, तरीका होता है कि एडेनिन के बाद थायमिन, और थायमिन के बाद गुआनिन, गुआनिन के बाद साइटोसिन, साइटोसिन के बाद एडेनिन, एडेनिन के बाद फिर थायमिन, फिर गुआनिन, साइटोसिन, समझ रहे हैं। ये संरचना ऐसी ही चलती रहती है। अगर बीच में से कभी उठा के दे दिया कि जी गुआनिन के बाद अब क्या आएगा, तो याद करेंगे गुआनिन के बाद क्या आता है, साइटोसिन, साइटोसिन के बाद फिर एडेनिन, फिर थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, समझ रहे हैं। ये आपसे कहीं से उठा के, बीच में से उठा के कहीं से पूछा भैया थायमिन के बाद क्या आएगा, धड़ाक से चले जाएंगे कहाँ, गुआनिन आएगा, साइटोसिन आएगा, फिर एडेनिन आएगा, थायमिन आएगा, फिर गुआनिन आएगा, फिर साइटोसिन आएगा। ये संरचना लगातार चलती रहेगी, समझ में आ रही बात ना। तो देखिए याद करिएगा, केवल यहाँ पे याद करने की एक पॉइंट जरूरी है भाई कि एडेनिन के साथ जुड़ता कौन है, थायमिन जुड़ता है। अगर यही आरएनए होता, है ना, अगर यही आरएनए होता तो यही थायमिन की जगह क्या हो जाता बाबू, यूरेसिल हो जाता। अगर डीएनए है तो यही क्या होता, थायमिन होता। समझ रहे हो ना। बस थोड़ा सा टफ पॉइंट है, थोड़ा सा इजी भी है, इसको ढूंढिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका डीएनए आरएनए के बारे में, मैं अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।